अच्छा, आपको कोई मसला हो जाए, मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही हो, तो आप लोग चैट के अंदर बात कर सकते हैं। वॉइस नोट मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि मैं माइक यूज़ कर रहा होता हूँ, तो माइक में फिर ये होता है कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आती, ठीक है? तो आप लोगों को कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, आप लोग चैट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज पढ़ सकता हूँ, ठीक है? तो इस सवाल को स्टार्ट करते हैं, ये अक्टूबर-नवंबर 2020 का सवाल है। अक्टूबर-नवंबर 2020 का सवाल है और इसमें बेसिकली आप लोगों को मार्जिनल के हिसाब से, एब्ज़ॉर्प्शन के हिसाब से एक कॉस्टिंग स्टेटमेंट बनानी है। तो जब हम कॉस्टिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है हमारे लिए सेलिंग प्राइस, कि हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है और पेपर में जब सवाल आता है, तो वो 2 महीने की, 1 महीने की आपसे कॉस्टिंग स्टेटमेंट बनाता है। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम जनवरी में कितनी सेल्स कर रहे हैं और फ़ेब में कितनी सेल्स कर रहे हैं, वो उसने दी है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जब हम मार्जिनल स्टेटमेंट बनाते हैं या एवोल्यूशन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो पहले हम लिखते हैं सेल्स, पहले हम लिखते हैं सेल्स। तो नीचे हमारे सामने सेल्स दी हुई है। हम सबको पता है कि जनवरी में हम कितनी सेल्स कर रहे हैं। जनवरी में हमारे पास सेलिंग प्राइस 20 है और हम 15,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, ठीक है? और हमारे पास फ़रवरी में सेलिंग प्राइस 20 है और हम 21,000 यूनिट सेल कर रहे हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा जनवरी की सेल्स का और फ़ेब की सेल्स का? 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से, तो आपके पास जो सेल्स वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 3 लाख, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ऐसे ही है बेटा। और इसी तरीके से आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 21,000 से, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 21,000 से, तो ये आंसर आ जाएगा 4,20,000। तो आप लिख दें 4,20,000 यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्स लिखते हैं। सेल्स लिखने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है ओपनिंग इन्वेंटरी लिखना। तो हम सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल में ओपनिंग इन्वेंटरी ज़्यादातर होती नहीं है वैसे। अगर होगी तो आपको बता देगा। अभी आप जनवरी में खड़े हैं, अभी आप जनवरी में खड़े हैं। तो यहाँ इसने साफ लिखा हुआ है, एट 1st जनवरी देयर वाज़ नो इन्वेंटरी हेल्ड। इसका मतलब महीने के शुरू में हमारे पास कोई भी इन्वेंटरी नहीं थी। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अगर आप सवाल कर रहे हैं, ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंटरी आ रही है जनवरी की, यहाँ हम लिख देंगे डैश, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंटरी थी नहीं, यहाँ हमारे पास आ जाएगा डैश। अच्छा, मार्जिनल के अंदर एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप मार्जिनल कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, तो उसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम जब वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं, जब हम वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले आएगी ओपनिंग इन्वेंटरी, उसके बाद आएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट निकालें और उसको मल्टीप्लाई कर दें, जितने यूनिट आपने उस महीने में प्रोड्यूस किए थे, उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो एक सवाल पैदा होता है कि सर व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्ट? तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, जब हम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या मतलब? आप जब भी कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है। आप जब भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर आ जाता है और जब भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाता है वेरिएबल वाले, जो वेरिएबल वाले हैं, ये 3 आते हैं। तो जब भी आपको ये वाला स्टेप करना हो, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखनी हो, सबसे पहले आपको मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होगी, देन आपको प्रोड्यूस यूनिट चाहिए होंगे। प्रोड्यूस यूनिट सवाल में दिए हुए होते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो वो कैसे होगी, उसको ज़रा देख लेते हैं एक नज़र। इस सवाल में आ जाएँ, इस सवाल में इसने आपको डेटा दिया हुआ है। इसने लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल 1 यूनिट का कितना था 6, डायरेक्ट लेबर 1 यूनिट का कितना था 3। अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं दिए हुए, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ़ ये 2 ही कॉस्ट हैं, हमारे पास ये 2 ही कॉस्ट हैं, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। ये 9 हमारे पास क्या है? ये 9 हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट है, ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जब हम मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, हमने यूनिट कितने प्रोड्यूस किए वो इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हुए हैं, जनवरी में भी 18,000 है, फ़ेब में भी 18,000 है। जी। सो आप क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपके पास पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 9 है और आप कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 18,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 से। जी बेटा। ये आ जाएगा हमारे पास 1,62,000। जी बेटा।
जुकार को मैं ओके ओके प्लीज जी। अच्छा जी, यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही है? ये जो मैं कर रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें कोई इशू है? जल्दी बताएं ताकि मैं आगे चलूं, टाइम कम है। अच्छा जी, अब आते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की तरफ। क्लोजिंग इन्वेंट्री में बेटा सेम यही सीन होगा जो आपने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड की है ना। देखिए ये आप लोगों ने ये फाइंड की 9, आपने यही मार्जिनल कॉस्ट लेनी होती है और इसी मार्जिनल कॉस्ट को हमें क्लोजिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करना होता है। यही मार्जिनल कॉस्ट लेनी होती है। फर्क ये होता है इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं क्लोजिंग यूनिट के साथ करते हैं, जो हमारे क्लोजिंग यूनिट होते हैं उसके साथ करते हैं। सो मार्जिनल कॉस्ट तो 9 है, इसमें कोई शक नहीं है, आप 9 लिख दें। 9 लिखने के बाद अगला स्टेप हमारा ये होगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हमारे पास क्लोजिंग यूनिट है उनसे। तो उसके लिए कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी हम जनवरी के महीने में खड़े हैं। जनवरी के महीने में अपने यूनिट कितने सेल्स किए थे? 15,000। बनाए कितने थे? 18,000। ओपनिंग कितने थे? निल। तो आपको एक इक्वेशन मैंने लास्ट टाइम बताई थी वो यूज करनी पड़ेगी, वो है ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस्ड, ये परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड। ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन के जरिए आपने फाइंड करना पड़ेगा हमारे पास क्लोजिंग यूनिट कितने हैं। तो अगर मैं सारी चीजें इंटरचेंज करूं, आगे पीछे करूं, तो ये मेरे पास इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी, ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस माइनस सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग। ये इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सवाल में ओपनिंग तो निल था, ओपनिंग तो निल था, और प्रोड्यूस हमने कितने किए थे? 18,000 किए थे, और बेचे हमने कितने? 15,000। तो 18 में से 15,000 माइनस करेंगे, हमारे पास क्लोजिंग यूनिट आ जाएंगे 3,000 आ जाएंगे। ठीक है, दोबारा देख लें, ओपनिंग 0 थे, निल, और प्रोड्यूस कितने किए थे आपने? प्रोड्यूस किए थे आपने 18,000, और बेचे कितने हैं सर? आपने 15,000 जनवरी में बेचे हैं। इसका मतलब महीने के आखिर में जो हमारे पास क्लोजिंग यूनिट आ जाएंगे वो 3,000 आ जाएंगे। इस 3,000 को आपने मल्टीप्लाई करना है मार्जिनल कॉस्ट से, जो कि 9 बनती है। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 से, ये हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 3,000, 27,000 आएगा आई थिंक सो। तो ये आ जाएगा 27,000। ये आप इसमें से माइनस करेंगे, ये इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है, ये यहाँ के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। क्योंकि जो यूनिट आपके पास महीने के एंड में आ रहे थे, ये यहाँ पर महीने के शुरू में आ रहे होंगे। तो इन शॉर्ट जो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ पर आ रही होती है, जैसे आप बैलेंस सीडी लिखते हैं, अगर आपने टी अकाउंट बनाया हो, तो जब आप एक बैलेंस सीडी लिखते हैं तो आगे जाके वही बैलेंस बीडी में आ रहा होता है, साइड चेंज होती है, बस ये यहाँ पर क्लोजिंग है, यहाँ पे जाके ओपनिंग बन जाएगा। तो सेम 27,000 यहाँ भी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करें सर, 162,000 में से आप 27,000 माइनस कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 135,000। ये हमारे पास आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब होता ये है कि कभी कभार सवाल में कोई और भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, अगर कोई और भी वेरिएबल कॉस्ट तो आपको लिखनी चाहिए, इसमें नहीं है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स या वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस को कहते हैं। तो उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी सोल्ड से, और वो इसके नीचे फिर ऐड की जाती है, यहाँ पे ऐड की जाती है। अच्छा जी, इस सवाल में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ टोटल कर दें। इसके बाद इस तरफ भी आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, ये हमारे पास ओपनिंग यूनिट से कितने? 3,000, फिर हमने 18,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे। अब यहाँ पर आ जाए कि यहाँ हमारे पास क्लोजिंग कितना आएगा। तो इसके लिए अगेन हम इक्वेशन बना लेते हैं। अच्छा, फरवरी में ये था, फरवरी में ये था कि हमारे पास 3,000 यूनिट साल के महीने के शुरू में मौजूद थे, 18,000 हमने और बनाए थे, और हमने बेचे कितने हैं सर? बेचे हमने 21,000 है। तो 21,000 माइनस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा निल। इसका मतलब फरवरी के एंड में हमारे पास 0 यूनिट थे, देयर वर नो यूनिट्स। तो इसका मतलब ये कि हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो फेब के महीने में क्या हो जाएगी? निल हो जाएगी। इसको यहाँ पे टोटल कर लें। ठीक है, तो 27,000 एंड प्लस 162,000, ये हो जाएगा 189,000। ये 189,000 यहाँ पे लिख लें, जस्ट वेट, 189,000 यहाँ पे लिख लें, और इसको ब्रैकेट लगा लें, और इसको टोटल कर लें। आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, तो 3 लाख माइनस 135, ये आंसर आ जाएगा 165,000। सॉरी, ये आ जाएगा 165,000, और 4,20,000 माइनस 189 करेंगे तो ये आ जाएगा 2,30,000।
31,000। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है। इसको अगर कभी चेक करना हो कि ये मैंने आंसर गलत किया है सही किया है, तो एक आसान सा तरीका है। आपको पता है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस थी वो 20 थी और आपकी मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट वो 9 थी, तो 20 में से 9 माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा 11। इस 11 को मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी सोल्ड से, और वो कितनी थी? 15,000 थी इसमें। तो 11 को मल्टीप्लाई करें 15,000 से, आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 11 को मल्टीप्लाई कर दें, फरवरी के महीने में हमने 21,000 यूनिट बेचे थे, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग किससे? 20 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,20,000। और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 21,000 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,31,000। इस तरह भी आप इसको चेक कर सकते हैं, मतलब सीपीयू फाइंड करें जो पर यूनिट बनता है और उसको मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी सोल्ड से। ठीक है, अच्छा जी। फिक्स ओवरहेड सवाल में दिए होते हैं, हम ज्यादातर एक्चुअल लेते हैं। अगर एक्चुअल नहीं दिए होते तो फिर बजटेड लेते हैं। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड दिए हुए हैं, ख्याल कीजिएगा महीने के हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि हम महीने के बना रहे हैं। तो उसने एक महीने के दिए में 1 लाख, हम ये 1 लाख ले जाके माइनस कर देंगे। वैसे एक्चुअल लेते हैं, एक्चुअल नहीं दिए हो तो फिर बजट दीजिएगा, तो हम 1 लाख ले जाके माइनस कर देंगे। यहाँ भी कर देंगे माइनस, यहाँ भी कर देंगे माइनस। ठीक है, एंड अब आप टोटल करके मुझे बताएं प्रॉफिट कितना है। बी क्विक गाइस, जल्दी बताएं ताकि मैं एब्जॉर्प्शन वाली स्टेटमेंट भी सिखाऊं आपको। सो गाइस ये आ जाएगा हमारे पास अराउंड 65,000 आ जाएगा। ये आ जाएगा 65,000 और ये आ जाएगा हमारे पास 1,31,000। यहाँ तक मेरे साथ है बेटा? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? ताकि हम एब्जॉर्प्शन वाली पे चले जाएं। जी बेटा, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? बी क्विक गाइस। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एब्जॉर्प्शन की स्टेटमेंट है। अब एब्जॉर्प्शन की स्टेटमेंट भी सेम बनती है, बस थोड़ी सी कुछ चीजों का फर्क होता है। तो सेल्स की वैल्यू तो वही आएगी जो आपने ऊपर लिखी थी। तो सेल्स हमें पता था जनवरी के महीने में हमने कितने यूनिट बेचे थे सर? 15,000 बेचे थे। एक यूनिट कितने का था? 20 का था। तो हमारे पास ये हो जाएगा 15,000 इंटू 20, 3 लाख। इसी तरीके से आपको पता था कि आपने फेब में 21,000 यूनिट बेचे हैं और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी थी? 20 थी। तो 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 21,000 से, ये आ जाएगा 4,20,000। ठीक है, नो इश्यूज, यहाँ तक तो काम सही है। इसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री पे आते हैं। तो आप सबको पता था कि हमारे उसने सवाल में लिखा हुआ है कि जनवरी में हमारे पास कोई भी इन्वेंट्री नहीं थी ओपनिंग, तो हम उसकी जगह नहीं लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे सर? उसके बाद हम ये करेंगे, फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखते हैं। एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद लिखते हैं फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं, जितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं आप वो लिखें। अब आप सबको पता है 18,000 यूनिट्स ने प्रोड्यूस किए थे, उसको मल्टीप्लाई करें फुल कॉस्ट पर यूनिट से, फुल कॉस्ट पर यूनिट से। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहता है कि जब भी आप कोई चीज बनाते हैं, जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन में तकरीबन 4 चीजें आती हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और एफओएच आता है। ये 4 चीजें आती हैं। ठीक है, अब ये 3 चीजें जो होती है ज्यादातर वो मार्जिनल स्टेटमेंट में आप लिख लेते हैं, तो ये तो हमें वहां से पता लग जाता है। जैसे आप सबको पता है डायरेक्ट मटेरियल कोई 3 था, डायरेक्ट लेबर कोई 6 था, तो और वेरिएबल ओवरहेड सवाल में था नहीं, तो इन दोनों को प्लस करके 9 आ गया था। ये आपने मार्जिनल में किया था। बस एफओएच खाली इसमें आपने एस्टिमेट करना है। तो जरा सवाल की तरफ जाते हैं, इस एफओएच को कैसे फाइंड करते हैं ये जरा देख लेते हैं। तो सवाल को मैं सामने रख दूं ताकि आपके चीजें थोड़ी आसान हो जाए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो एफओएच हमें इसमें देखें, आपके सामने डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, कर लेते हैं चलो। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, फुल कॉस्ट के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा डायरेक्ट मटेरियल, फिर लिखना पड़ेगा डायरेक्ट लेबर। वेरिएबल ओवरहेड सवाल के अंदर है ही नहीं, नहीं लिखेंगे। और एफओएच हमें लिखना पड़ेगा। एफओएच के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एफओएच समटाइम सवाल में दिया होता है, लेकिन वो पर यूनिट नहीं होता, वो टोटल होता है। तो उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए एक तरीका बच्चों को मैं सिखाता हूँ। एफओएच पर यूनिट इज इक्वल टू बजटेड फिक्स ओवरहेड, जो भी आपके बजटेड फिक्स ओवरहेड होते हैं वो लेते हैं और डिवाइड हम कर देते हैं बजटेड यूनिट से। ठीक है, हम बजटेड लेते हैं ओवरहेड फिक्स ओवरहेड और डिवाइड भी कर देते हैं बजटेड से। तो अगर आप सवाल में जाके देखें, मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे पास बजटेड फिक्स ओवरहेड है जो कि बनते हैं 1 लाख, और बजटेड प्रोडक्शन भी उसने दी हुई है जो कि बनती है 20,000। तो हम सिंपली क्या करेंगे,
हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास यही फॉर्मूला है, हम लिख लेते हैं। हमारे पास ओवरहेड कितने हैं सर, 1,00,000। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड कर देते हैं किससे सर, इसको डिवाइड कर देते हैं बजट यूनिट से। वो कितने बनते हैं, वो बनते हैं 20,000। तो मुझे बता सकते हैं क्या आंसर आएगा? 1,00,000 को जब 20,000 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब एफ हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसको टोटल करेंगे तो 6 + 3 9, और 9 के अंदर क्या नाम है, आप 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14। यहाँ तक मेरे साथ है। तो हमारे पास फुल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, 14 आ गई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताएं। एफओएच के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बजटेड फिक्स ओवरहेड लेने पड़ेंगे और उसको डिवाइड करना पड़ेगा बजटेड यूनिट से, तो आपके पास एफओएच पर यूनिट आ जाएगा। और उसको आपने डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट लेबर में ऐड करना होगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं सर। अब अगला पार्ट कैसे होगा। सो इस सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग माशाल्लाह बीच में बहुत देर देर से आ रहे होते हैं, ऐसे नहीं करें बेटा, टाइम पर आने की आदत डालें। तो हमारे पास साउंड सर, 14 आ गया सॉरी मैं फुल लेट हो कॉस्ट। गया। 14 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको किससे, 18,000 से। हमें पता था कि हमने 18,000 यूनिट बनाए। इसी तरीके से क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी यहाँ 14 आएगा। और आप सबको पता था क्लोजिंग यूनिट जो थे आपके पास जनवरी के महीने में 3,000 थे। 15,000 आपने बेचे थे, 18,000 आपने प्रोड्यूस किए थे। तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ। जल्दी मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। यह आ जाएगा 2,52,000। ठीक है, इसी तरीके से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 से, क्या आ जाएगा 42,000। इसको इसमें से कर देंगे माइनस। और अभी मैंने आपको बताया ये अगर हमारे पास यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो यहाँ पर ये क्या बनेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी। तो इसको आप यहाँ भी लिख दें 42,000। और आप सबको पता है हमने दोनों महीने में 18,000 यूनिट बनाए, जनवरी में भी फरवरी में, दोनों में हमने 18,000 यूनिट बनाए। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 2,52,000 आएगा। ठीक है, और आप सबको पता है हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी फेब में वो नील थी, ऊपर आप मार्जिन में कर चुके हैं। ठीक है, यूनिट्स आपको वहां से मिल जाएंगे, मार्जिन से मिल जाएंगे। अब आखिरी स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप ये है कि आप इसमें से ये माइनस करेंगे। टोटल कर लेते हैं बेटा, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 252 माइनस 42, ये आंसर आ जाएगा 2,10,000 आ जाएगा। 2,10,000 यहाँ लिख लें और इसको कर दें टोटल। इसी तरीके से 42 प्लस 252 ये आ जाएगा आपके पास 2,94,000। ठीक है, इसको आप माइनस कर लें, इसको आप टोटल कर लें। हो सकता है एमएस में दूसरे तरीके से करवाएं। अब सर क्या करेंगे, आप सबको पता है 3,00,000 में से, 3,00,000 में से ये 3 लाख है, इसमें से 2,10,000 माइनस करेंगे, यू विल गेट 90,000। ये 90,000 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरीके से 4,20,000 में से 2,94,000 माइनस करेंगे, 4,20,000 में से 2,94,000 माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 126,000। यहाँ तक मेरे साथ है, मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अनस बेटा मुझे आपकी नहीं सुनाई देगी, आप चैट में बात कर सकते हैं अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है। जी बेटा मुझे बताएं सबके सब बात समझ में आ रही है, ओके। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में छोटा सा एक सीन है, यहाँ तक तकरीबन आप लोगों ने समझ लिया होगा। छोटा सा एक सीन है और वो है ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन का। तो ठीक है बेटा, एक छोटा सा सीन है ओवर एब्जॉर्प्शन का, अंडर एब्जॉर्प्शन का। वो क्यों सीन है, देखें जो फिक्स कॉस्ट है ना वो सेम जानी चाहिए, चाहे मार्जिनल हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो। अभी आपने मार्जिन स्टेटमेंट बनाई है तो आपने फिक्स कॉस्ट कितनी लिखी है, फिक्स कॉस्ट आपने यहाँ जाके लिखी है 1,00,000। आपने कितनी लिखी है, 1,00,000। क्या आपने एब्जॉर्प्शन में भी इतनी रिकॉर्ड की थी। तो एब्जॉर्प्शन में क्या है, हमने इसको फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना लिया था, फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना लिया था। तो आप सबको पता था फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, 5 थी। और 5 को जब आप 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 90,000। जब आप 5 को 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90,000। इसका मतलब जो फिक्स कॉस्ट मैंने यहाँ रिकॉर्ड की है वो जस्ट 90,000 की है, हालांकि मुझे रिकॉर्ड 1,00,000 करनी थी। ठीक है, तो अब इसकी कैसे एडजस्टमेंट की जाए, तो इसमें बच्चों को मैं एक आसान सा फॉर्मूला सिखा देता हूँ, तो याद कर लें और उस जिंदगी आसान हो जाएगी। वो आसान सा फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के बाद हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ टीचर्स पहले भी एडजस्ट करवाते हैं, तो आप परेशान नहीं हो, आप मेरा वाला तरीका फॉलो करें, आंसर सेम आएगा। तो उसका तरीका ये है, आपने ये फॉर्मूला याद करना है, जो भी हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स हैं जो हमने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, उसमें से माइनस कर दें बजटेड यूनिट्स।
जो भी हमारे बजटेड यूनिट है, जो आपने रेट फाइंड करने के लिए यूज किए थे, और उसको मल्टीप्लाई कर दें FOH पर यूनिट से। क्या मतलब, मैं जरा समझाता हूँ। देखिए, इस सवाल के अंदर आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे? आपने प्रोड्यूस किए थे 18,000। आपने प्रोड्यूस किए थे 18,000, तो आपने 18,000, ठीक है। और आपके बजटेड यूनिट कितने थे? तो जब आपने FOH फाइंड किया था तो आपने 1,00,000 को 20,000 से डिवाइड किया था। सवाल में ऊपर जाके देख लें, चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये देखें, ये बजटेड यूनिट्स हैं 20,000, जो रेट फाइंड करने के लिए यूज किए थे। तो बजट यूनिट कितने हैं सर हमारे पास? 20,000 है। तो आप 20,000 से उसको माइनस कर लें। 18,000 माइनस 20,000, ये यूनिट्स है बेटा, यूनिट्स है। उसके बाद FOH पर यूनिट जो आपने फाइंड किया था, जो रेट फाइंड किया था, वो कितना है सर? 5 है। ये आ जाएगा हमारे पास। 18 में से जब 20,000 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 2,000, और 2,000 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 10,000। ठीक है। अब इसमें आंसर माइनस में आएगा आपका, इसमें आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि 18,000 में से 20,000 आप माइनस करें तो आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस में है तो माइनस कीजिएगा, प्लस में है तो प्लस कीजिएगा। ये फॉर्मूला बनाया है ऐसा है कि जो आंसर आएगा, जो उसकी वैल्यू, आप उसी हिसाब से करें। तो अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि आपने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया। बस फिक्स कॉस्ट क्या होती है? एक एक्सपेंस होती है। तो अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये कि आपने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया। एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया है तो अब बढ़ाना होगा। जब आप बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? जब एक्सपेंस को आप बढ़ाएंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस को बढ़ाएंगे, आपने कम रिकॉर्ड किया है, तो मुझे बताएं प्रॉफिट कम होगा या बढ़ जाएगा? जाहिर सी बात है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। तो वैसे भी आपके पास जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो 18,000 माइनस 20 मल्टीप्लाई 5, आंसर आएगा माइनस 10,000। आपने माइनस ही करना है। तो ये सारा मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, और 10,000 रुपये माइनस करवा देता हूँ दोनों जगहों पर। दोनों जगह प्रोडक्शन सेम थी, 18,000 थी, तो 10,000 हमारे पास क्या हो जाएंगे? यहाँ से भी माइनस हो जाएंगे, और 10,000 हमारे पास यहाँ से भी माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं, वो कितना आएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 80,000, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 116,000। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी बताएं ताकि एक आखिरी रिकंसिलिएशन है वो भी करा दूं मैं आपको। जी, अच्छा जी, ओके। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आप परेशान नहीं होगा, आप बाद में देख लीजिएगा। और मैं आपको एक सवाल और बता दूंगा, वो भी आप कर लीजिएगा, उससे तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब बेटा एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आती है। देखिए, दोनों जगह सेल्स सेम गई थी, ठीक है। मैं बार बार नहीं जा रहा, टाइम कम है। दोनों जगह सेल्स भी कम सेम गई थी, और दोनों जगह ओपनिंग यूनिट भी सेम थे, प्रोड्यूस यूनिट भी सेम थे, और फिक्स कॉस्ट भी सेम गई है। फिक्स कॉस्ट भी सेम गई है, मतलब फिक्स कॉस्ट दोनों जगह 1-1 लाख रिकॉर्ड किए। एब्जॉर्प्शन में टुकड़ों में गई है, एब्जॉर्प्शन में 10,000 बाद में एडजस्ट हुआ था। तो सब चीजें सेम है, तो फिर प्रॉफिट क्यों डिफरेंट आ रहा है? तो प्रॉफिट के पीछे जो मेन डिफरेंस है वो आपका क्या है? इन्वेंट्री है। यहाँ इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ रही है? 42,000। और ऊपर मार्जिन में चले जाएं, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ रही है? 27,000 आ रही है। इन्वेंट्री की वजह से, इस इन्वेंट्री की वजह से आपके प्रॉफिट में क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, बाकी आप देख सकते हैं, ये 162 आपके पास एक्सपेंस था, और ये 1 लाख एक्सपेंस है आपके पास। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,62,000। ठीक है, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। आपके पास ये कितना एक्सपेंस है? 252, और 10,000 ये भी एक्सपेंस है। इन दोनों को प्लस करें कितना हो जाएगा? 262 हो जाएगा। बस ये है कि एब्जॉर्प्शन में टुकड़ों में जाता है, ब्रेक होके जाता है, मार्जिनल में कुछ पहले आता है, कुछ बाद में आता है। तो जो मेन डिफरेंस है आपका वो किसका है? क्लोजिंग इन्वेंट्री का है और ओपनिंग इन्वेंट्री का है। क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ 27,000 है, और नीचे एब्जॉर्प्शन में 52,000 है। ओपनिंग इन्वेंट्री थी नहीं, वरना वो भी डिफरेंस आती। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है दोनों की इन्वेंट्री में? उसके पीछे ये रीजन है। यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया था 9 के साथ, और यहाँ आपने 3,000 यूनिट को मल्टीप्लाई किया था किसके साथ? 14 के साथ। तो बेसिकली हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो जो इन्वेंट्री आती है उसमें फिक्स ओवरहेड भी शामिल होता है, उसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है, जिस वजह से वहाँ इन्वेंट्री ज्यादा आ रही होती है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं कि दोनों प्रॉफिट में क्यों डिफरेंस आ रहा है। तो वो कह रहा है जनवरी की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। तो इसके लिए आप पहले क्या करेंगे? आप एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट लेंगे, वो कितना बनता है? 80,000। आप लिख लें 80,000, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 80,000, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? अगर दोनों का डिफरेंस माइनस कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस कर लें, वो भी सही है। जैसे हम सबको पता है कि एब्जॉर्प्शन की जो इन्वेंट्री की वैल्यू थी वो थी 42,000 थी, ठीक है, और मार्जिनल जो थी वो 27,000 थी। डिफरेंस लें कितना बनेगा?
तो 42,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही थी एब्जॉर्प्शन में और 27,000 आ रही थी आपके पास किसमें, उसमें आ रही थी मार्जिनल में आ रही थी। तो डिफरेंस आ जाएगा कितना आपके पास, 15,000 आ जाएगा। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री इनकम की तरह होती है, तो एब्जॉर्प्शन में क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, इसीलिए एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। और हमें मार्जिनल की तरफ जाना है तो हमें ये क्या करना होगा, माइनस करना होगा अगर हम एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। तो एक तरीका तो ये कि दोनों इन्वेंट्री का आप क्या करें, डिफरेंस ले लें। और एक और तरीका भी है, वो क्या है, आप क्लोजिंग यूनिट ले लें। हम सबको पता है क्लोजिंग यूनिट कितने थे, 3,000 थे। इस 3,000 को मल्टीप्लाई कर दें एफओएच पर यूनिट से। आप क्या करें, क्लोजिंग यूनिट लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें एफओएच पर यूनिट से। तो एफओएच पर यूनिट कितना आया था, 5 आया था। तो 3,000 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास सेम सेम 15,000 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोनों इन्वेंट्री का डिफरेंस ले लें या फिर क्लोजिंग यूनिट लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें एफओएच से। अच्छा, इस सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री थी नहीं। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री होती तो सेम ओपनिंग इन्वेंट्री की मैं इस तरह ट्रीटमेंट करता, डिफरेंस लेता और वो यहाँ एड बैक कर लेता। सर प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन का ज्यादा आएगा मोस्टली। बेटा ये डिपेंड करता है क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग यूनिट ज्यादा है ओपनिंग से, क्लोजिंग यूनिट ज्यादा है ओपनिंग से, इस सूरत में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अगर ओपनिंग यूनिट ज्यादा है तो फिर एब्जॉर्प्शन का कम आएगा। ये चेक करवा देता हूँ, टेंशन नहीं है, चेक करवा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, आखिर में अब क्या होगा, हम लोग इसका टोटल करेंगे तो 80,000 में से 15,000 जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65,000। 65,000 आंसर आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम जाके चेक कर लेते हैं क्या ऐसा ही है। तो देखें, यहाँ प्रॉफिट 80,000 था और यहाँ पर प्रॉफिट कितना था, आप 65,000 था। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, प्रियंका ने सवाल पूछा है विच इज बेटर, मार्जिन एब्जॉर्प्शन। बेटा लॉन्ग टर्म के लिए एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, एब्जॉर्प्शन यूज होता है। शॉर्ट टर्म के लिए मार्जिन बेटर यूज होता है। लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए हमेशा हम क्या नाम है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं। बाकी ये जो स्टेटमेंट है ना मार्जिन की, ये वैसे बनती नहीं है। ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए बनती है। हमें कोई प्रोडक्ट बंद करनी हो, कोई प्रोडक्ट क्लोज करनी हो, कोई ऑर्डर आ जाए स्पेशल, लिमिटिंग फैक्टर का मसला आ जाए, उसके लिए मार्जिन को देखते हैं। ठीक है। बाकी अनस तुमने कहा क्या हमेशा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो यहाँ देख लें ये मार्जिनल का प्रॉफिट है, कितना है, 131,000। अच्छा, यहाँ कोई भी क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है और ये एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है दूसरे महीने का, देख लें कितना है, 1,16,000। तो यहाँ कम क्यों आ रहा है एब्जॉर्प्शन का, ओपनिंग इन्वेंट्री की वजह से, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सपेंस की तरह होती है। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी या ओपनिंग यूनिट ज्यादा होंगे क्लोजिंग से, तो उस सूरत में मार्जिनल का ज्यादा आएगा। अगर क्लोजिंग यूनिट ज्यादा होंगे ओपनिंग से, तो फिर उस सूरत में एब्जॉर्प्शन का आएगा। तो इस पे एमसीक्यूज बहुत आते हैं, तो एमसीक्यूज में इंशाल्लाह जब आप कराऊंगा तो इसको और फर्दर डिटेल में सीखेंगे। तो बेटा एक आखिरी बात, अच्छा इसकी थ्योरी का सवाल आता है, 4 मार्क्स का इसकी थ्योरी का सवाल आता है कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट, 4 मार्क्स का आता है। तो पहले इसमें आपने ये बताना होगा कि एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट के अंदर इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया जाता है। मतलब इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, inventory is valued at full cost. It include the portion of fixed overhead as well as variable cost of production. और मार्जिनल में कैसे इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट, इट डू नॉट इंक्लूड द फिक्स्ड पोर्शन। So if closing inventory is higher, absorption costing profit would be higher. If closing inventory is lower, then absorption profit would be lower. That's it. तो 4 मार्क्स का था, ये देना होगा। और इसके अलावा थ्योरी में क्या सवाल आएगा, जब भी इसका मार्जिन का सवाल आएगा इस तरह का स्टेटमेंट का, तो आपसे एब्जॉर्प्शन के फायदे नुकसान, मार्जिन के फायदे नुकसान पूछेगा, वो आप स्टेटमेंट से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई सवाल?